आज देश का बजट पेश होने जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 7वां बजट पेश करेगी। लगातार 7वीं बार लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। देश की जनता की उम्मीदें, इस बजट से राहत की उम्मीदें, टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीदें, क्या कुछ उम्मीदें, कितना क्या कुछ कर पाती है सरकार, क्या वादा किया गया था लोकसभा चुनाव में उसको निभा पाती है, ये सब बातें 11 बजे तक का इंतजार करना होगा जब बजट पेश किया जाएगा। तो वहीं इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं बीजेपी से प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से राजेश कटारा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, देश का बजट पेश होने जा रहा है, देश की जनता को उम्मीदें बड़ी हैं। लोकसभा चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी की गारंटी और इस पर मुहर लगाई थी, जनता ने फिर से सत्ता सौंप दी थी बीजेपी को और अब अग्नि परीक्षा है बीजेपी की। बजट से क्या उम्मीदें? आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जनता को बहुत उम्मीद है। हालांकि 2 बार जो सरकार इनकी बनी उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे और इसलिए इनको पूरा बहुमत नहीं मिला। इनको अब सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। जनता की सुख सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि इन्होंने पहले वादा किया 2 करोड़ नौकरियों का, वो पुरानी बात हो गई। परंतु आने वाले टाइम में जनता की, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, स्पेसिफिक बात करें राजेश जी, क्या इस बजट में समावेश होना चाहिए? क्या उम्मीदें करती है प्रदेश की जनता, या फिर मैं कहूं कि विपक्ष क्या उम्मीदें करके बैठा हुआ है, क्या चाहता है इस बजट से? देखिए, विपक्ष ये चाहता है कि जितनी महंगाई चल रही है, महंगाई पे थोड़ा फोकस किया जाए, महंगाई को कम किया जाए। बेरोजगारी का जो आलम है देश में, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बेरोजगारी है, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, उसका कहीं ना कहीं लास्ट में जो रूप देखते हैं उसमें एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। टैक्स स्लैब में भी थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। रोजगार विशेष बड़ा मुद्दा है। रोजगार मिलेगा लोगों को तो बहुत सारी चीज अपने आप हैंडल हो जाएंगी। और बात ना करके उस पर काम पे फोकस करे सरकार, अच्छा रहेगा। विपक्ष बड़ा मजबूत है, विपक्ष की बात माने, विपक्ष से पूछ के अगर कोई काम करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, कि विपक्ष कभी भी ये नहीं चाहेगा कि देश का कोई गलत हो। तो आगे बढ़ने के लिए विपक्ष को साथ लेकर के चलना बहुत जरूरी है, ना कि विपक्ष का गला घोंटना। विपक्ष को भी टाइम देना चाहिए बोलने के लिए। बहस के द्वारा ही फिलहाल तो बजट पेश होगा, फिलहाल तो बजट पेश होगा। जो बजट में तैयारी कर ली गई है, जो बजट तैयार हो चुका है, उसमें तो किसी का कुछ रोल नहीं होना है। वो तो सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करना है। इस दौरान तो विपक्ष को बोलने की, क्या पक्ष को भी बोलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लगातार वित्त मंत्री को ही बोलना है। बजट का जो पिटारा तैयार कर लिया गया है, अब तो खुलना ही बाकी है। तैयारी सब कुछ हो चुकी है, उसमें क्या डाला गया है, क्या हटाया गया है, क्या जोड़ा गया, वो सब कुछ कंप्लीट है। अभी फिलहाल 11 बजे बजट पढ़ना शुरू करेंगी वित्त मंत्री। तो आपको क्या लगता है, ये जो सरकार लगातार तीसरी बार मोदी सरकार देश की सत्ता की चाबी लेकर के बैठी हुई है और अब जनता को जो उम्मीदें हैं, जो सपने दिखाए गए थे, 10 साल का राज किया, उसके बाद चुनावी सभाओं में सुना गया था, मोदी ने भी कहा था ये तो झांकी है, असली पिक्चर तो बाकी है, और अब वो काम होंगे जो शायद कल्पना भी नहीं की गई है। तो क्या ऐसी झलक इस बजट में देखने को मिलेगी? देखिए, हम उम्मीद करते हैं मिलनी चाहिए, क्योंकि जनता ने भरोसा दिया है। 2 बार तो पूर्ण बहुमत दिया, हालांकि इस बार इनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया, तो उसकी झलक मिलनी चाहिए। सब लोगों को खुशहाल होना चाहिए। इनके बजट से बहुत लोगों को उम्मीद है। उस बजट पे या अपनी देश की भावनाओं पे लोग खरा उतरें, हमारी यही उम्मीद और हम यही चाहते हैं, जिससे देश का भला हो। कृष्ण कुमार जानू जी, लगातार तीसरी बार मोदी सरकार देश में है और 7वां बजट पेश करने जा रही हैं निर्मला सीतारमण। उम्मीदें बड़ी हैं देश की जनता के सामने। जब चुनाव में गए, वोट मांगे गए, जनता को जो सपने दिखाए गए, जीडीपी की बातें की गई हों या फिर वैश्विक स्तर पे बात करें, तो अर्थव्यवस्था को 5वें पायदान पर लाया था, उसको तीसरे पायदान पर ले जाने की दिशा में क्या इस बजट में प्रावधान होंगे? आशीष जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी चाहे 7वां बजट पेश कर रही हैं, लेकिन भाजपा 11वां बजट पेश कर रही है एक प्रकार से। और उस सारे में आपने देखा होगा कि 2014 में हम 10वें दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नंबर पर खड़े थे और इन 10 सालों में हम 5वें स्थान की छलांग मार कर आए हैं। और अब ये जो सरकार का तीसरा कार्यकाल है, ये गारंटेड रूप से सरकार कह रही है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और उसके लिए जिस प्रकार की बढ़ती हुई जीडीपी है, विकास दर जिस गति से भारत की बढ़ रही है और आर्थिक स्थिरता की स्थिति बनी हुई है दुनिया में, चाहे मंदी का दौर चल रहा है, निश्चित रूप से उसके कारण पूरे वर्ल्ड वाइड महंगाई भी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है।
लेकिन उन सबके बावजूद भी भारत की विकास दर जो है वो दुनिया में नोटिस करने लायक है, अंकित करने लायक है। और यही कारण है कि इस बजट के बाद जब इसका पिटारा खुलेगा और एक एक बिंदु की हम समीक्षा करेंगे तो आपको और हमको ध्यान आएगा कि वास्तव में यह विजन 2047 को लेकर बनाया गया बजट है कि विकसित भारत कैसे होगा और कैसा होगा, उस सारे विषय पर सब प्रकार के आर्थिक यत्न इस बजट में दिखाई देंगे। अलग अलग विषयों पर फोकस भी किया जाएगा, विशेषकर जो कांग्रेस और विपक्ष चाहता है कि रोजगार की उपलब्धता बढ़े, उस दृष्टि से निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के विस्तार के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत सारे रोजगार गए हैं, लेकिन अब उस क्षेत्र में भी रोजगार बढ़े और अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार की संभावनाएं बढ़े और जनता को बेहतर सुविधाएं मिले, इस बात का प्रयास बजट में सामने आने पर दिखाई देगा। बिल्कुल जानू जी, जिस प्रकार से किसानों की अगर बात करें, किसान सम्मान निधि एक ऐसा बजट में पिटारा हो सकता है जो खुल सकता है। किसान सम्मान निधि की राशि क्या बढ़ी हुई देखी जा सकती है? केंद्र सरकार क्या इस राशि को बढ़ा सकती है? क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो किसानों को पैसा ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसको एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बताया गया आप ही लोगों के द्वारा, तो क्या इस योजना का यहाँ पर रिव्यू करके उसमें कुछ अपग्रेडेशन देखा जा सकता है? टैक्सेशन को लेकर के आम आदमी उम्मीद लगाए बैठा है। पिछले बजट 7वां बजट ये है, 6 बजट पेश किए गए हैं सीतारमण की ओर से, तो उस बजट में कोई बहुत ज्यादा राहत आम आदमी को देखने को नहीं मिली है। तो इस बार उम्मीदें जरूर हैं। अब कितने उम्मीदों पर खरी उतरती आपकी सरकार, आपकी पार्टी, वो देखने वाली बात होगी। 11 बजे बाद पता पड़ेगा। तो क्या फिलहाल उम्मीद अभी भी बरकरार रखी जा सकती है? निश्चित उम्मीद रखी जानी चाहिए। बीच का एक कालखंड निर्मला जी के कार्यकाल में ही रहा कोरोना का, और उस सारे कोरोना के कालखंड में देश की नहीं दुनिया की जो स्थिति थी उसमें भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए सरकार जो है अपने आर्थिक संसाधनों को बचाने, आगे बढ़ाने में कामयाब रही है और आम आदमी को परेशानी से बाहर निकालने में सफल रही है। हो सकता है आदमी की अपेक्षाओं के अनुरूप सारी बातें सरकार कर पाए, नहीं हो पाया होगा, लेकिन सरकार ने बेहतर प्रबंधन किया है, ये दुनिया स्वीकार करती है। और इस बजट में जो टैक्सेशन का स्लेब है उसमें जहां तक छूट बढ़ने की अपेक्षा लोग रख रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ने की संभावना मुझे भी लगती है। और किसान सम्मान निधि का जो विषय है, मुझे लगता है किसान को बहुत प्रकार की जो सब्सिडियां दी जा रही हैं उनमें धीरे धीरे सरकार जो है WTO के जो हस्ताक्षरित दबाव है हम पर, उनके आधार पर कम करती जाएगी, इधर डीबीटी का बेनिफिट बढ़ाती जाएगी, तो किसान को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान सरकार के इस बजट में आपको और हमको दिखाई देगा। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की अगर बात करें, पेट्रोल डीजल को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर रहता है। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के पूरे देश में आप लोगों ने जीएसटी लगा दी, लेकिन पेट्रोल डीजल को उसमें शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें रहती हैं और यही एक राजनीति का बड़ा एक इश्यू बनकर के चुनाव में देखने को मिलता है। क्या इस इश्यू को समूल नष्ट करने का प्रयास बीजेपी करेगी, आपकी सरकार करेगी, एनडीए सरकार करेगी? अगर जीएसटी में पेट्रोल डीजल को शामिल कर दिया जाता है तो काफी राहत आम जनता को मिलती है और आपको भी मिलती है। विपक्ष के जो हमले हैं उनसे बचने का मौका मिल सकता है। देखो, अगर ये जो जीएसटी काउंसिल का मैटर है, इसमें जितने सरकार की रुचि है उतनी विपक्ष की भी रुचि है, राज्यों में उनकी भी सरकार है। अगर विपक्ष और सरकार इस विषय पर एक राय होते हैं और जीएसटी काउंसिल में विपक्ष के मंत्री, मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री आते हैं, वो सब एक राय होकर के पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाते हैं, तो निश्चित रूप से महंगाई दर कम आएगी। जीएसटी के कारण पेट्रोल डीजल का मूल्य भी कम होगा, एक रूपता भी प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का समन्वय जरूरी है। अगर विपक्ष भी इस दृष्टि से देश हित में और आम आदमी के हित में सरकार को प्रपोजल देता है और उनके वहां के जो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं वो एग्री करते हैं, तो जीएसटी काउंसिल पर फैसला हो सकता है, कभी भी हो सकता है। राजेश जी क्या कहेंगे? क्या विपक्ष इस पर विरोध करेगा? जी, कोई विरोध नहीं करेगा। विपक्ष तो मांग कर रहा है इस तरह की, विपक्ष तो चाहता है कि ये जीएसटी के दायरे में आए। बहुत सी चीजें जीएसटी के दायरे में, बहुत चीजों को जीएसटी से बाहर करना चाहिए। गरीबों के आटा, नमक, मिर्च, मसाले, इस तरह पे जीएसटी लगाई जा रही है। आज कोई चीज, आज ये आप बढ़ रहे हैं, जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? गरीब का खून चूसा जा रहा है, हर आदमी से टैक्स लिया जा रहा है। कम से कम कुछ लोगों को तो छोड़ दिया जाए, खाने की जो वस्तु है उसको जीएसटी से बाहर किया जाए। ये हमारे विपक्ष की मांग है और ये जरूरी भी है। आशीष जी, राजेश जी को अपडेट होने की जरूरत है। हमारे देश में जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं वो 5% से कम है और
आबादी जितनी बड़ी है, 140 करोड़ के देश में अगर 5% लोग ही टैक्स देंगे तो देश कैसे चलेगा? तो टैक्स देने वालों की संख्या बढ़े, सरकार की यह कोशिश है। और सीधे तौर पर टैक्स चोरी की जो मनोवृत्ति हमारे यहां बनी हुई है, इन 10 सालों में आपने और हमने देखा होगा कितने लाख करोड़ रुपया यहां अलग अलग प्रकार की टैक्स चोरी पकड़ने वाले संस्थानों ने पकड़ा है। यह इस बात का सबूत है कि टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और एजेंसियां संजीदगी से काम कर रही हैं, काले धन पर नियंत्रण का प्रयास कर रही हैं, लेकिन मनोवृत्ति तो धीरे धीरे जाती है। और अब जबकि ये 11वां साल सरकार का है, आने वाले 2, 3, 4 साल में दिखाई देगा कि देश में टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ेगी और इस प्रकार की टैक्स चोरी की मनोवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा। बिल्कुल। देखिए जानू जी, आप कह रहे हो 5% लोग टैक्स देते हैं, आप भी अपडेट करिए। 5% ही 100% लोग टैक्स देते हैं। जिंदे की तो छोड़िए, आप मरा हुआ आदमी भी टैक्स दे रहा है। आप देखिए कफन पे भी टैक्स लिया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं आप 5% लोग टैक्स दे रहे हैं? 100% लोग टैक्स दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं है टैक्स नहीं दे रहे। बताओ कौन बचा है टैक्स के दायरे से? गरीब अमीर सब, नौकरी पेशा, बेरोजगार, युवा, कोई भी हो, किसान, सबको टैक्स देना पड़ रहा है। जीएसटी के दायरे में 100% लोग आ रहे हैं। जो खाना खाता है, कोई व्रत भी रहता है, उसको भी टैक्स देना पड़ रहा है। अब कहां रह गई वो बात 5% टैक्स देने वाली? देखो, निश्चित रूप से राजेश जी जो आंकड़ा रख रहे हैं, वो जो यहां पर जीएसटी लगता है उसको टैक्स मान रहे हैं। मेरा कहने का अभिप्राय है, इस देश में अपनी आय पर टैक्स देने वाले, इनकम टैक्स देने वाले, जिनकी आय टैक्सेबल है, वो भी एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में बड़ी संख्या में लोग हैं। और इस देश को चलाना है तो सबको टैक्स चुकाना है कि मनोवृत्ति सबको स्वीकार करनी चाहिए और विपक्ष को ये बात समझनी चाहिए। आप जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स की बात कर रहे हैं, वो कब कम होगा? जब इनकम टैक्स पर टैक्स देने वाला संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इस बजट को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं और इसके बाद लोकसभा पहुंचेगी। लोकसभा में बजट पेश करेंगी। देश की जनता की निगाहें इस बजट पर, क्योंकि मोदी सरकार फिर से एक बार, लगातार तीसरी बार और 7वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। देश की जनता को राहत की उम्मीदें हैं। कितनी राहत मिलती है इसका इंतजार करना होगा। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। मेरे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए लगातार बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी। राजेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे, आपने कहा कफन पर भी टैक्स लगा रखा है। जिस प्रकार से टैक्सेशन की, अभी जानू जी ने कहा था कि टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो ऐसी जो आवश्यक चीजें हैं उनसे टैक्स हटा लिया जाएगा। मतलब सरकार का जो बजट है, सरकार के पास में आमद है, वो बरकरार रहे, बनी रहे। टैक्स देने वाले लोग बढ़ जाएं, इनकम पे टैक्स देने वाले लोग बढ़ जाएं तो ऐसी चीजों पर टैक्स को कम कर दिया जाएगा। कितना इत्तेफाक इस बात से आप रखते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं इस तरह का टैक्स कम करें। कई टैक्स में जो भ्रांतियां हैं, जो गरीब आदमी का जो शोषण हो रहा है, इधर कह रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है, तो वो जीडीपी बढ़ रही है उसका मुख्य कारण क्या है? क्या कहीं गरीब का खून तो नहीं चूसा जा रहा? कहीं किसानों का खून तो नहीं चूसा जा रहा? कहीं युवाओं के रोजगार तो नहीं छीने जा रहे जिस तरह से बढ़ाया जा रहा? आज आप देखिए, ट्रेन का आप टिकट लीजिए, टिकट कन्फर्म नहीं हुआ और पैसे वापस आ जाएंगे, पर उसमें जीएसटी काट ली जाती है। पहले जो टैक्स का स्लैब था वो आप इनकम पे टैक्स देते थे, अब मूल पूंजी पे टैक्स देना पड़ रहा है। चीज खरीदो, चीज कल खराब हो गई, चीज वापस करी, उस पर जीएसटी का पैसा आपका कभी वापस नहीं आएगा। तो जिस तरह के जीएसटी में इन्होंने कई तरह के 17-18 बार बदलाव करे थे, तो उसको क्यों ना विपक्ष से पूछ करके या आम आदमी की राय लेकर के उसको लागू किया जाए। ये दो लोगों की उम्मीद है सरकार से कि जो भी आप बजट लाते हैं, कोई कानून लाते हो, उस कानून पर उस संबंधित लोगों से पूछ करके कानून लाएं, तो बार बार उस पर बदलाव करने की जरूरत ना पड़े और बार बार लोगों को परेशान होना ना पड़े। जैसे नोटबंदी देख लीजिए आप, नोटबंदी बगैर तैयारी के इन्होंने लगाई, उसके बाद कितने बदलाव इनको करने पड़े कि पहले नोट चलेगा नहीं, फिर डीजल पेट्रोल मिल जाएगा या फिर दूध खरीद सकते हो। ऐसे जीएसटी में कई तरह की चीजें आई। अब किसानों के जो 3 काले कानून लाए थे, वो उनसे इनको बैक होना पड़ा। अगर पहले ही वो कानून लाते और किसानों से पूछ के लाते तो उस पर बैक होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पक्ष विपक्ष से बात करने में क्या हर्ज है? विपक्ष क्या जनता की भलाई की बात नहीं करता? तो इसको अपना इशू ना बना करके दोनों पक्षों से मिल बैठ करके, जनता से मिल बैठ करके जो भी कोई टैक्स लागू करना हो उसको सहमति से लागू करें तो ज्यादा जनता के हित में काम होगा। कृष्ण कुमार जानू जी, अगर जनता को साथ लेके आप चलते, किसानों की राय लेते, तो आपको बैकफुट पे नहीं आना पड़ता। किसानों के नए कानून आपने बनाए, अगर सोच समझ के लेते, जिस प्रकार से राजेश कटारा जी कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे कानून लागू किए, जिससे कि रिवर्स आना पड़ा। राजेश जी के 2 विषय हैं। एक तो जीएसटी का विषय है कि राय होनी चाहिए, 17-18 बार संशोधन हुए,
हो सकता है 20 बार भी संशोधन हो जाए, पर जीएसटी में तो जीएसटी काउंसिल बनी हुई है और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सब प्रकार के वित्त मंत्री शामिल हैं और वहां ये अपनी बात और चर्चा रख सकते हैं। सुनी नहीं जाए ये बात जीएसटी काउंसिल पर लागू नहीं होती है। हाँ, जीएसटी काउंसिल की प्रोसीडिंग में अगर कांग्रेस के या विपक्ष के बाकी घटक दलों के किसी मुख्यमंत्री ने या वित्त मंत्री ने कोई डिमांड रखी है तो प्रोसीडिंग में ध्यान आता है, उसे भी सुना गया और उसे भी लागू किया गया है। दूसरी बात बची किसान कानून की। अगर हम हमारे पूर्ण बहुमत के आधार पर किसान से बिना चर्चा करे 3 काले कानून लाए और 1 साल के आंदोलन के बाद हमने वापस लिए और किसान ने इस बार तीसरी बार हमें चर्चा करने लायक बहुमत दिया है, इसलिए अतीत की जो शिकायतें हैं वो इस बार जनादेश में समाहित हो गई हैं कि हर विषय पर चर्चा होगी, क्योंकि अब पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की जरूर है पर भाजपा अकेले के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए आपकी ये शिकायत भी दूर होगी, चर्चाएं होती रहेंगी और सरकार चलती रहेगी। बिल्कुल, चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी। बजट पेश होगा, उसमें सराहना भी होगी, क्रिटिक्स भी होगा, उस पर सवाल भी उठाए जाएंगे। लेकिन अगर बात करें बुजुर्गों की, बुजुर्गों को जो राहत दी गई थी, पिछले सरकारों से प्रावधान था, ऐसी क्या विपत्ति आ गई, क्या संकट आ गया कि वरिष्ठ नागरिकों को जो छूट मिला करती थी, चाहे वो रेलवे की यात्रा में छूट मिला करती थी, वो छूट बंद कर दी गई और वो छूट का इंतजार अभी भी वरिष्ठ नागरिक कर रहे हैं। जब बात की जाती है महिलाओं की, बुजुर्गों की, तो यहां पर बुजुर्गों की जो उम्मीद है उस पर क्यों खरा नहीं उतर पा रही आपकी सरकार? निश्चित रूप से कुछ सुविधाओं की कटौती कोरोना काल में और दुनिया की मंदी के चलते सरकार ने हटा दी थी, उनमें सुधार की गुंजाइश अब बढ़ रही है। वो वापस पुनर्स्थापित की संभावना और अपेक्षा इस बजट से आप और हम रख सकते हैं। वैसे इस बजट में संभवतः रेल बजट में 5.2% सुविधा विस्तार के लिए अतिरिक्त बजट के आवंटन की व्यवस्था का प्रावधान भी संभावित है, हो सकता है। विमानन के क्षेत्र में सुविधा विस्तार के लिए करीब 15% बजट की वृद्धि की संभावना इस बजट में संभावित है। तो बहुत से क्षेत्रों में सुविधा विस्तार के लिए पैसे का आवंटन और बजट की अभिवृद्धि संभावित है। अब ये बजट जब 11 बजे पटल पर आएगा तो जो संभावनाएं हैं और जो वास्तविकता है उसका पटाक्षेप होगा। आप और हम चर्चा करेंगे किन किन मुद्दों पर अपेक्षाओं के अनुरूप हुआ और कौन से विषय 1 साल बाद के लिए छोड़ दिए गए। चर्चा चलती रहेगी तो बात समझ में आती है। राजेश जी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिस प्रकार से अभी चर्चा कर रहे थे, क्या जो छूट कोरोना के नाम पर कोरोना काल के दौरान बंद कर दी गई थी, उस छूट को वापस से लागू किया जाना चाहिए, राहत दी जानी चाहिए? जी आशीष जी, बिल्कुल बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है। आज बुजुर्ग कई इस तरह के हैं, उन पर कोई पेंशन भी नहीं है। अब जैसे ओल्ड पेंशन है उन्होंने लागू नहीं करी, हटा दी ओपीएस, तो ओपीएस पेंशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और केंद्र को उसको मानना चाहिए। राजस्थान में गहलोत जी ने लागू की वो, परंतु इनकी सरकार आती है उस पर ढुलमुल नीति अपना ली इन्होंने, उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज 60 साल बाद में आदमी रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद आशीष जी वो आदमी कहाँ जाएगा, उसके खाने पीने रोजी रोटी की क्या व्यवस्थाएं होंगी? बुजुर्गों की बताइए आप, कोरोना काल में ऐसा हुआ कि उन्हीं पे आप कठोरघात किया? क्यों ना किसी की सैलरी कम करेगी, सरकारी कर्मचारियों को कम करते ना आप, ठीक है आपने, बुजुर्गों के साथ ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? सुविधा के नाम पे आप टैक्सेज बढ़ाए जाओगे। सुविधा बढ़ाइए, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु सुविधा के नाम पे आप टैक्स वसूल रहे हो। आज आप आम आदमी को देख लीजिए, सुविधा के नाम पे वो भी मर्सिडीज गाड़ी में चलना चाहता है, परंतु उसके पास पैसा नहीं है, वो 8 अंडर में चलता है। तो आप सबकी चीज देखिए, आप प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने एयरपोर्टों का, एयरपोर्ट पर जाके देखिए कितनी महंगाई हो गई, हर चीज महंगी हो गई। तो सुविधा के नाम पर आप लूट तो जनता को ही रहे हो। जनता को नहीं चाहिए इतनी सुविधाएं, कम सुविधाएं हो, परंतु जनता का काम चलना चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत अल्प आय में जीता है, भारत में लोग बेरोजगार ज्यादा है, रोजगार कम लोगों के पास में, तो उनकी सुविधाओं को ध्यान में रख करके आपको बजट में प्रावधान देना चाहिए, उनको छूट देनी चाहिए। राजेश जी, दोनों बातें कैसे संभव है? सुविधाएं होनी भी चाहिए और लिमिटेड भी होनी चाहिए, दोनों कैसे हो सकती है? देखिए, सुविधाएं उतनी होनी चाहिए जितनी जरूरत है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा सुविधाएं देकर के आम आदमी उसको वहन नहीं कर पाए। आप वंदे मातरम ट्रेन देख लीजिए, क्या किराया है राजस्थान में, जयपुर से दिल्ली जाके। रोकना चाहूंगा यहाँ पर, क्या रोकना चाहूंगा, क्या वंदे भारत नहीं चलाई जानी चाहिए? बिल्कुल चलाई जानी चाहिए जी आशीष जी, बिल्कुल चलानी चाहिए, पर आप उसका किराए का स्लैब देख लीजिए, क्या आम आदमी उसमें कर सकता है यात्रा? तो क्या साधारण लोकल ट्रेन चलती है उसके किराए में वंदे भारत में सफर कराया जाना चाहिए? उसमें नहीं, परंतु इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। हवाई जहाज के बराबर किराया, करीब 1800 रुपए किराया है उसका यहाँ। कृष्ण कुमार जानू जी, देखो, निश्चित रूप से हम वर्ल्ड क्लास सुविधा अगर डेवलप करेंगे तो भुगतान भी वर्ल्ड क्लास करना पड़ेगा। और कुल मिलाकर भारत के आदमी को किस परिस्थिति में हम रखना चाहते हैं
उसको दुनिया के साथ कंपीट करने वाले स्टेटस पर लाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं तो स्टार्टअप लेना होगा। और जब बात चली है तो जो स्टार्टअप की संख्या है वो प्रधानमंत्री ने जब शुरू किया था तब 2000 तक पहुंचा था आंकड़ा, और इस साल ये बढ़कर 31,000 से अधिक स्टार्टअप्स की योजना देश भर में, प्रधानमंत्री की जो स्टार्टअप योजना थी उसमें समाहित लोगों की संख्या बढ़ गई है। राजेश जी तो रियल एस्टेट के क्षेत्र से आते हैं, 2014 के बाद रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो लगातार मंदी का शिकार रहा है। परिस्थितियां कुछ भी रही, कारण कुछ भी रहे, लेकिन इस वर्ष अभी 24 और 25 का बजट आने वाला है, 33% की वृद्धि अब तक अंकित की जा चुकी है। यह इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री जिन योजनाओं को लेकर चल रहे हैं उनसे आर्थिक उन्नयन की कल्पना, जो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की योजना जो लेकर चल रहे हैं उसकी तरफ वास्तव में हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जिस गरीब आदमी की हम बात करते हैं, जिसके पेइंग कैपेसिटी की बात करते हैं, हम एक तरफ 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं और एक तरफ हवाई जहाज और ट्रेन के किराए की तुलना करके जनता को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। अगर हम सुविधा वर्ल्ड क्लास लेंगे तो भुगतान भी वर्ल्ड क्लास लगेगा, अन्यथा तो साधारण ट्रेन चल रही है, गरीब आदमी उनमें यात्रा कर ही रहा है। लेकिन लोगों के पास आज पैसे की समस्या नहीं, लोगों के पास आज समय की समस्या है और उसे बचाने के लिए सरकार को काम करना ही पड़ेगा। जिन सुविधाओं में विस्तार की बात पर अंकुश हमारे मित्र लगाना चाहते हैं कटारा जी, मैं उनको बताना चाहूंगा, हम जिन सुविधाओं की कल्पना लेकर बैठे हैं तब की आबादी और आज की आबादी का अंतर नोट करिए। हम 140 करोड़ से अधिक आबादी के देश बन चुके हैं और उस अनुपात में सुविधाओं का भी विस्तार करना पड़ेगा, बस स्टैंड का विस्तार करना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन का विस्तार करना पड़ेगा, हवाई अड्डे का विस्तार करना पड़ेगा, बाकी अन्य अन्य नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जब विस्तार होगा तो पैसा भी खर्च होगा, टैक्स भी लगेगा। हर आदमी जो आदत में ढालेगा, टैक्स चोरी की मनोवृत्ति का परित्याग करेगा तो देश और व्यवस्था स्मूथली आगे बढ़ेगी, यह सुनिश्चित है। बिल्कुल। इसके अलावा बात करें चिकित्सा की, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस प्रकार से कई राज्यों ने, राजस्थान की बात करें, यहां चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना काफी लोकप्रिय रही थी, तो क्या देश में आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, उसका क्राइटेरिया चिरंजीवी जैसा क्यों नहीं किया जा सकता है? क्या इस दिशा में कदम बढ़ाकर देश की जनता को सबसे बड़ा अगर पैसा जेब अगर कटती है आज के समय में, वो चिकित्सा के क्षेत्र में अपने आप को ठगा सा महसूस करता है आम आदमी, जब उसको पता चलता है कि स्टंट डलेगा, उसको अटैक आ गया है, नसों में ब्लॉकेज हो गया, ये एक सामान्य सी एक बीमारी मान लीजिए और एक बड़ा खर्चा मान लीजिए। बहुत सारे वीडियो ऐसे देखने को मिलते हैं कि कोई किसी शादी ब्याह में नाच रहा है, नाचते नाचते वो गिर जाता है और तत्काल उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे केसेज में क्या जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुविधा मिले, उसकी जेब पर खर्चा नहीं बढ़े, सरकारी तंत्र में ही सही, क्या पूरे देश भर के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकती है? कई विदेशों में अगर बात करें, कई ऐसे देश हैं जहां पर शिक्षा, चिकित्सा, इन दोनों सेक्टर्स पर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रहती है और पूरी तरह जनता को आश्वस्त रखती है कि वहां चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों क्षेत्रों में अच्छी सुविधाएं मिले। तो क्या इस देश की जनता उम्मीद कर सकती है? देखो आशीष जी, एक बात तो तय है, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय ये जनता को जितनी सस्ती और सरलता से सुलभ होगी, जनता उतनी खुशहाल होगी। दुनिया के विकसित देशों की तुलना में भारत की चिकित्सा व्यवस्था आज भी बहुत सस्ती है। भारत में लोग मेडिकल जो टूरिज्म है उसके बढ़ने की संभावनाएं टटोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी को आज भी सुविधाएं उस रूप में नहीं मिल रही। उसका मूल कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। सरकार ने अपनी स्थापना काल से 2014 से लेकर अब तक जो प्रयास किया है, देश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बढ़े, खुले, देश में एम्स की संख्या बढ़े, उस दृष्टि से सरकार के प्रयास सार्थक है। जो आयुष्मान योजना 5 लाख तक की है वो चिरंजीवी की तरह 25 लाख की कर दी जाए, इस सारे विषय पर भी मंत्रणा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। जानू जी, मैं रोकना चाहूंगा यहां पर। जानू जी, लगातार अपन बातचीत कर रहे थे चिकित्सा जगत की, चिकित्सा क्षेत्र में जिस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। हालांकि आपने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में भारत देश में सबसे सस्ता इलाज किया जा रहा है, लेकिन आज सबसे ज्यादा जेब अगर कट रही है आम आदमी की तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में कट रही है। निजी क्षेत्र की महती आवश्यकता है, निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी है, लेकिन ये चिकित्सा का व्यावसायीकरण आज लोगों पर भारी भी पड़ रहा है, इसको भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्या ऐसी गाइडलाइंस जारी की जाए कि जिससे कि जो रेट्स हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए,
एक ऑपरेशन एक हॉस्पिटल में 10,000 रुपए में हो रहा है और वही ऑपरेशन अगर आप दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहां पे 1 से 1.5 लाख रुपए उसमें लग रहे हैं। क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है? सरकार को इसमें कोई बजट भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी तय करने की जरूरत है और एक एडवाइजरी जारी करने की जरूरत है। क्या इस प्रकार के प्रावधान सरकार को नहीं करने चाहिए? आशीष जी, आप सही कह रहे हैं। एडवाइजरी जारी होगी तो सरकार की जो है तानाशाही की परिभाषा कहलाएगी। सरकार का खुद का जब इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, उस प्रकार की सुविधाएं खड़ी हो जाएंगी और आने वाले इन 4-5 साल में आप देखेंगे कि राजस्थान में भी अभी जो 33 जिलों में से 23 जिलों की मेडिकल कॉलेज काम करने लगे हैं। पूरे देश भर में जो 500 से अधिक जिले हैं, सब जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं या बनने की प्रक्रिया में है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं बढ़ेंगी तो जो बड़े और स्थापित नाम के अस्पताल हैं उनका लोड कम होगा और जब लोड कम होगा तो इस प्रकार का कोई एडवाइजरी जारी हो सकता है। अभी तो बड़े अस्पताल ओवरलोडिंग चलते हैं और आम आदमी सेंट्रलाइज्ड होता है। पंजाब में सुविधाएं नहीं तो बीकानेर में एक ट्रेन आती है जिसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था और स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, वो इस बात का संकेत है कि अभी डिमांड के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता नहीं है और सरकार की पहली प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करके सुविधाएं खड़ी करके उसके बाद उसके एक्शन प्लान पर आए तो ठीक रहता है, अन्यथा तानाशाही कहलाती है। जो सुविधा दे रहा है उसको सरकार दबाने की कोशिश करेगी तो पब्लिक रिवोल्ट करने की स्थिति में होती है। दोनों चीजों के बीच बैलेंस जरूरी। ठीक है, सुविधा के नाम पर लूट की तो छूट नहीं होनी चाहिए ना। जिस प्रकार से सुविधा दे रही है तो उस सुविधा का असेसमेंट किया जा सकता है कि आप अगर अपना हॉस्पिटल एसी एनवायरनमेंट में रखते हैं या वहां की जो सुविधाएं आप दे रहे हैं उसकी एक लिमिट तय की जा सकती है जिससे कि आपको अनलिमिटेड बियॉन्ड द लिमिट जाने की कोई छूट ना मिले, जिससे कि आम जनता को लूटा नहीं जा सके। आशीष जी, आप सही मुद्दा उठा रहे हैं और ये स्थितियां जो एक तो एजुकेशन में एक बड़ा माफिया काम कर रहा है, चाहे उसके साइड इफेक्ट जो है नोटिस में भी आ रहे हैं, और एक दूसरा जो मेडिकल में भी एक बड़ा माफिया डेवलप हुआ है, उसमें जो कंटेंट और जो मेडिसिन जेनरिक है और नॉन जेनरिक है, इस सारे में जिस प्रकार की स्थितियां हैं, जो टेबलेट्स की वास्तविक कीमत और बाजार की वैल्यू, विज्ञापन का पैसा, ये बहुत से ऐसे विषय हैं कि मेडिकल में भी और मेडिसिन कंपनियों को भी अगर विज्ञापन पड़ रहा है, जीवन रक्षक दवाइयों के विज्ञापन की जरूरत सबको पता है, तो ये कहीं न कहीं व्यवस्थागत जो सुधार है, सिस्टम में जो सुधार है, सरकार आने वाले समय में उस विषय पर ध्यान देगी और इस बजट में भी कुछ उस विषय के संकेत आपको दिखाई देंगे। राजेश जी, जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी देखिए, ये विज्ञापन की तो सरकारी विज्ञापन की है। इस सरकार ने जितने विज्ञापन दिए अब वो सारे लोग विज्ञापन देने लग गए। विज्ञापन की शुरुआत ही बीजेपी से हुई है। विज्ञापन तो क्या आपने नहीं दिए, वो तो आपने भी दिए। ज्यादा विज्ञापन चले वो बीजेपी, ज्यादा बोल सकते हो, बिल्कुल ज्यादा विज्ञापन चले बीजेपी, नहीं बोल सकते कि विज्ञापन सिर्फ इन्होंने दिए। कॉर्पोरेट तरीके से सरकार चल रही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल तो जनता के पैसे से ही बनते हैं, कितनी छूट पे इनको जमीन दी जाती है। सरकार की हिस्सेदारी हर हॉस्पिटल्स में है, तो उनसे क्यों नहीं फायदा नहीं उठा रहा है? जब तक सरकार के पास में संसाधन उपलब्ध नहीं होते, जब तक इन हॉस्पिटलों पर ध्यान दिया जाए, इनको बाध्य किया जाए। कांग्रेस राइट टू हेल्थ लाई थी, उस पर इन्होंने विरोध किया, विपक्ष ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। उस समय इनको साथ होना चाहिए था, जनता की सुविधा के सामने ये साथ नहीं हुए। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस लाई थी, उस पर भी इन्होंने साथ नहीं दिया, तो उसका फायदा तो है ही। राइट टू इन्फॉर्मेशन कांग्रेस लाई थी, उस पर अब देखिए कितना फायदा हो रहा है। आम आदमी कुछ भी जानकारी ले सकता है, नहीं पहले कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं होता था। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी सुविधाएं जो कांग्रेस लेके आई, उस पर इनको साथ देना चाहिए था। अब कांग्रेस सरकार नहीं है तो अब ये लाए, राइट टू हेल्थ लाए, राजस्थान में क्यों नहीं ला सकते आप बताइए? अब वो 25 लाख का इलाज अब 5 लाख पे ले आए, उसकी भी कोई पता नहीं कहाँ किसको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कौन कौन से हॉस्पिटल्स आए हैं उसके दायरे में। कांग्रेस के शासन में सारे हॉस्पिटल्स आ रहे थे। बिल्कुल चर्चा लगा, चिकित्सा सेवाओं में विस्तार की बात कर रहे थे, लेकिन जो कटौती की गई कोरोना काल के नाम पर, चाहे वो बुजुर्गों की यात्रा सुविधाओं की बात करें या फिर चिकित्सा क्षेत्र में जहां पर व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, प्राइवेट सेक्टर की अपन बात कर रहे थे। आपने भी कहा कि जब अनुदान में जमीन दी जाती है किसी हॉस्पिटल को, तो उनको क्यों नहीं सरकार डंडा चला करके कह सकती है। हिटलर शाही की बात की जा रही है, तो यहां मैं समझता हूं आम जनता से, जनहित से जुड़ी जो बातें हैं, राइट टू हेल्थ की आपने बात की। जानू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राइट टू हेल्थ जो लागू किया गया था, गहलोत सरकार ने वो प्रयास किया था, हालांकि विरोध झेलना पड़ा और आपकी पार्टी भी विरोध में थी। क्या परेशानी है एक आम आदमी को अगर उसको चिकित्सा का अधिकार मिलता है, अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, वही चीजें हैं जिन्हें व्यवस्थित कर दिया जाए,
ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बहुत अतिरिक्त बजट का प्रावधान नहीं करना है, सिर्फ व्यवस्थाओं को संभालने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से राजेश जी ने भी कहा कि अनुदानित दरों में अगर किसी अस्पताल को जमीन दी गई है तो क्या हर्ज है उसे बाउंड करने के लिए कि मनमाफिक रेटें वो नहीं वसूले, जिससे कि आम आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस करे या फिर उस प्रॉपर्टी में वो जाने से भी कतराए। देखो आशीष जी, सीधी बात है कि विपक्ष में बैठकर बात करना सरल है। आज से 6 महीने पहले कांग्रेस भी सत्ता में थी। उस प्रकार की परिस्थितियों के लिए कांग्रेस ने एक प्रपोजल प्लान जरूर बनाती है, डिलीवर नहीं करती है। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से इस तरीके से बचना चाहती है, अंतिम 6 महीने में बहुत सारी प्लानिंग देती है वोट प्राप्त करने के लिए, पर जनता अब कांग्रेस की इस स्ट्रेटेजी को समझती है और इसीलिए वो 6 महीने का बड़ा सुंदर पिटारा घोषणाओं का जनता ने स्वीकार नहीं किया। वास्तविकता यह है कि जितनी बड़ी संख्या की हमारी आबादी है, कितने लोगों पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी आबादी पर होने चाहिए, कितने हॉस्पिटल होने चाहिए, कितने बेड होने चाहिए, फैसिलिटी जो हमारे पास उपलब्ध है। हमने देखा होगा कोरोना काल में कि सरकार ने जब वेंटिलेटर भेजे तो यही गहलोत जी की सरकार थी। भरतपुर में तो प्राइवेट हॉस्पिटल को किराए पर वेंटिलेटर दे दिए गए थे। कुल मिलाकर व्यवस्थाओं में कमी निकालना, उनकी चर्चा करना और काल्पनिक बातें करना और वास्तव में उसमें सुधार करना, वास्तव में सुधार तभी होगा जब सरकार का भी समानांतर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। अभी प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल है उनका फैसिलिटी स्टेटस और सरकार के अस्पताल का फैसिलिटी स्टेटस बहुत बड़े अंतर वाला है। उसके अंतर को कम करने का जब काम पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार का डंडा भी उन पर चल जाएगा। लेकिन अभी इस अंतर को पाटने का काम सरकार को और सरकार के सिस्टम को करना है। उस दिशा में कांग्रेस से भी सहयोग अपेक्षित है, आप हम सब से भी सहयोग अपेक्षित है और आम आदमी का सहयोग भी अपेक्षित है। आखिर सारा काम हो तो उसी के लिए रहा है, पर उसका इन्वॉल्वमेंट टिक्का टिप्पणी का नहीं, वास्तव में सुविधा कब तक मिल जाए उस और तेजी से चलने में है। बिल्कुल, इस प्रकार से अभी जानू जी कह रहे थे कि बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन धरातल पर उसे इंप्लीमेंट करना बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, मुश्किल टास्क होता है। जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि जमीनें दी जाती है, सरकार जमीनें देती हैं, तो ऐसे में उन्हें सख्ताई से कुछ निर्देश भी दे सकती है, बाउंड कर सकती है। आम जनता को राइट टू हेल्थ का ऑफर दिया जा सकता है, उनको तोहफा दिया जा सकता है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से कहा कि अभी व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, सरकारी तंत्र मजबूत हो जाए, सरकारी व्यवस्थाएं मजबूत हो जाए, उसके बाद डंडा चलाएंगे? देखिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? 70 साल में क्या विकास नहीं हुआ? अब कौन सा टाइम आएगा? 10 साल आपको हो गए सरकार में रहते हुए, अब और कितना विकास करोगे? सारी चीज साथ चलनी चाहिए, सारा विकास करोगे। अब विकास की क्या सीमा है कि इतना विकास होने के बाद भी हम सुविधाएं देंगे? उसकी कोई सीमा है क्या? जनता रोज बढ़ रही है, रोज सुविधाएं बढ़ रही हैं, रोज अव्यवस्थाएं तक बढ़ रही हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बताइए, आपने क्या काम किया हेल्थ पे? राजस्थान में कितने एम्स बनाए आपने, बताओ 10 साल के अंदर? एक, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं इसलिए राजस्थान की बात करूंगा, एक भी एम्स बनाए आपने राजस्थान के अंदर? वो पुराने बने हुए, वो कांग्रेस की देन है। क्या आपने सुधार किया? मेडिकल कॉलेज खोल दिए। मेडिकल कॉलेज क्या मेडिकल कॉलेज होता है? कितने डॉक्टरों की भर्ती किया आपने, बताइए आप 10 साल के अंदर राजस्थान के अंदर? जो जानू जी बताएंगे, जानू जी बताएं तो मेडिकल कॉलेज क्या होता है, कितने खोले और एम्स खोले, क्या बताएं? देखो कटारा जी, एम्स बताइए राजस्थान में क्या किए? बिल्कुल आपकी बात का जवाब लेंगे, जानू जी से लेंगे। अब राजस्थान का या देश सरकार देश के लिए काम कर रही है। देश में जो एम्स की संख्या, मोदी जी जब 2014 में आए थे तो 5 से 6 हुआ करती थी, वो अगर 20 से ऊपर चली गई है तो खुले तो हैं। राजस्थान में नहीं खुले तो 5 साल आप सरकार में थे, कितनी बार आपने सरकार से मांग की कि हमारे यहां भी 1, 2, 3 खोले जाएं? देखो सीधी सी बात है, जनसंख्या के अनुपात में जो मेडिकल फैसिलिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया के विकसित देशों में कैसा है, हमारे यहां कैसा है, कितनी आबादी पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, उस प्रकार के आंकड़े हम आसानी से किताब में पढ़ते हैं। इंप्लीमेंटेशन कैसा है और वो जो डॉक्टर हम भर्ती कर रहे हैं उसको सीएससी में, पीएससी में कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, वो किस प्रकार का मेडिकल फैसिलिटेशन कर पा रहा है, ये सब चीजों पर जब फोकस होगा और ये सब चीजें जब डेवलप होंगी, कितने प्रकार की मशीनरी और इक्विपमेंट जो हैं वो खरीदने की जरूरत है, जहां खरीदे गए हैं उसको ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियंस की जरूरत है। इस प्रकार की वास्तविकता है कि हमारे यहां बहुत सी मशीनें धूल फांकती रहती हैं, लेकिन इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन जब तक अपग्रेडेड नहीं होगा तब तक प्राइवेट सेक्टर के साथ हम जो कंपीट करने की या ऑर्डर करने की भाषा बोलना चाहते हैं वो तो जले पे नमक डालने जैसा होगा। जिस प्रकार हमारे यहां हड़ताल पर लोग चले जाते हैं,
जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उस सारे को ठीक करने के लिए केवल अकेली सरकार नहीं, सारे सिस्टम को मिलकर काम करना होगा और उसके लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। इसी चीज की जरूरत है। बिल्कुल राजेश जी, आपका जो सवाल था उसका जवाब मैं दे देता हूं। 70 सालों की अगर बात करें तो एम्स की संख्या थी 7। 10 साल की अगर बात करें तो वो 7 की संख्या बढ़कर हो गई है 23। अगर बात करें मेडिकल कॉलेज की तो 70 वर्षों में 387 मेडिकल कॉलेज थी और पिछले 10 वर्षों की बात करें तो ये संख्या बढ़कर 706 कर दी गई है। एम्स की बात करें तो लगभग 3 गुना संख्या हो चुकी है और मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो लगभग 2 गुनी ये संख्या हो गई है। तो क्या ये विकास चिकित्सा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने किया, ये पर्याप्त है या नहीं? देखिए, भागलपुर में भी मोदी जी ने घोषणा करी थी और बोल रहे हैं कि वहाँ एम्स खोला है और वहाँ कहीं दूर दूर देखने को नहीं मिला। कई तरह की घोषणाएं, उनमें अंदर जाने की जरूरत है। आप देखिए भागलपुर में एम्स खुला क्या, जबकि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है भागलपुर में एम्स खुल चुका है। तो बात करना, एम्स खोलने की घोषणा करना 2 दिन में खुल चुका है। प्रधानमंत्री जी का भागलपुर में एम्स खोल जानू जी, वहां तो काम ही नहीं हुआ, वहां तो जगह ही नहीं ली। जानू जी, आरोप लग रहा है आपको। देखो राजेश जी, जिस शब्द को पकड़ रहे हैं, कई बार आदमी टंग स्लिप होता है और किसी स्थान का नाम लेना था, दूसरे स्थान का अगर नाम लिया गया है तो ये पिन पॉइंटेड जब जो उस पर स्पष्टीकरण दिया नहीं प्रधानमंत्री जी ने आज तक कि मैंने गलती से ये शब्द बोला है। उस पर आज भी अड़े गए बीजेपी के। हाँ, भागलपुर में एम्स खुल चुका है। देखो, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि किसने क्या किया, इस सच्चाई को इस मीडिया के युग में, इस डिजिटल मीडिया के युग में छुपाया नहीं जा सकता। और वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार के डाटा डेवलपमेंट के मेडिकल के क्षेत्र में सरकार ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए और कहां रह गया वो होना चाहिए। हम कब कह रहे हैं कि भागलपुर में नहीं खुलना चाहिए, पर हम ये कह रहे हैं कि इस फैसिलिटीज का जनसंख्या के अनुपात में वितरण होना चाहिए। आज जयपुर शहर में एसएमएस अस्पताल पर जिस प्रकार का ओवरलोड है, आज पीबीएम में बीकानेर पर जिस प्रकार का ओवरलोड है, उसे कम करने के लिए उसे डिसेंट्रलाइज अगर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाएगा तो ही होगा। जयपुर में जिस प्रकार की स्थिति एसएमएस और उसके सर्किल की रहती है, उस प्रकार जयपुर का विकास हुआ है तो अलग अलग मानसरोवर में या दूसरे विद्याधर नगर जैसे दूरस्थ एरिया में भी उस प्रकार के फैसिलिटी सेंटर डेवलप हो, इस पर काम करना होगा। और इस दिशा में ना तो 5 साल में गहलोत जी ने काम किया और ना अतीत में इस प्रकार की बातें दिखाई दी कि गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहकर गए हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, ये डाटा और आंकड़े बोल रहे हैं, देश में उसका काम दिखाई दे रहा है, डाटा और आंकड़े बोल रहे हैं। जानू जी, आपको रोकूंगा मैं। सबसे बड़ी मोटी अगर बात देखी जाए तो आम आदमी को राहत की बड़ी उम्मीदें होती है। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, ये एक मूल मुद्दे होते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनसे हर एक आम आदमी, हर एक व्यक्ति कनेक्टेड रहता है। बिजली को लेकर के जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, चाहे वो सौर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई थी, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गई थी, तो यहां पर इस बजट से क्या शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, इनमें देश की दशा और दिशा, देश की विकास की जो रफ्तार है वो इस बजट पर काफी कुछ निर्भर करती है। इस बजट में जो प्रावधान होंगे वो इस देश की दशा और दिशा को तय करेंगे। कृष्ण कुमार जी, निश्चित रूप से ये जो 4 चीजें आपने जोड़ी हैं, इसमें 2 चीजें अभी और जुड़ती हैं वर्तमान परिस्थिति में। भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार के संबंध हैं, इसका मतलब है रक्षा के क्षेत्र में भी इस बजट में कुछ विशेष प्रावधान रखे गए हैं। मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल का अगर कार्यकाल उठा करके देखें और पिछले 10 जो बजट है वो उठा करके देखें तो उन सब में रक्षा को जो महत्व दिया गया है वो बीजेपी की या मोदी सरकार की या फिर कहें एनडीए सरकार की मानसिकता है, वो स्पष्ट रूप से झलकती है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश को मजबूत बनाना, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, सीमा पर जवानों के हाथ मजबूत करना, इस दिशा में जरूर काम किए गए। और इस बार भी बजट में बहुत बड़ा प्रावधान रक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, लेकिन बेसिक जो बुनियादी चीजें उन्हें भी नहीं भूला जाना चाहिए। देखो आशीष जी, प्रधानमंत्री के पीएम श्री स्कूल की कैटेगरी में 10,080 जो स्कूलों का चयन हुआ है, उसके लिए 5,942.21 करोड़ रुपए का प्रावधान उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। बजट में ऐसी संभावनाएं, ऐसे आंकड़े प्रपोज्ड किए गए थे। जिस प्रकार मेडिकल के क्षेत्र में है, प्रत्येक जिले का मेडिकल कॉलेज जो है अपडेटेड हो जाए, इस दिशा में इस बजट में और तेजी से काम हो, इस पर भी काम होता हुआ दिखाई देगा। पेयजल के क्षेत्र में जो आप बात कर रहे हैं, तो पेयजल के क्षेत्र में हर घर से नल से जल जाए,
इसके लिए प्रधानमंत्री ने जो डेडलाइन तय की थी, राजस्थान में वो डेडलाइन जा चुकी है, काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अधिकांश देश में उस प्रकार के काम पर भी काम होता हुआ और संपन्न होता हुआ दिख रहा है। बिजली के क्षेत्र में अभी रूस के साथ हमारा जो परमाणु बिजली संयंत्र और पानी में तैरने वाले परमाणु बिजली संयंत्र, जिससे कि हम बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएं, इस प्रकार के एमओयू अभी प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान हुए हैं। और ये इस बात का संकेत है कि हम सोलर में आत्मनिर्भर हैं, हम हाइड्रो एनर्जी की बात भी कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात भी कर रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता है कि 140 करोड़ की आबादी को बिजली की जितनी जरूरत है उतना उत्पादन हो, उस सारे के लिए भी प्लानिंग और प्रपोजल्स इस बजट में आपको और हमको दिखाई देंगे। लगातार राजस्थान का बजट भी दिया कुमारी जी महिला के रूप में उन्होंने एक पेश किया है, और अभी देश का बजट भी निर्मला सीतारमण एक महिला के रूप में पेश करेंगी। तो आप एक चीज नोट करना कि 2014 से 2025 का अगर आंकलन करें हम, तो इन 10 सालों में महिला उन्नयन के क्षेत्र में कुल बजट में 218% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी 2013 में जो स्थिति थी और 2025-24 के बजट में जो स्थिति है उसमें 218% की वृद्धि दर्ज की गई है। हमारे यहां लिंगानुपात जो बड़ा अंतर और बड़ी समस्या बनता जा रहा था उसमें पर्याप्त सुधार हो चुका है, और प्रसव मृत्यु दर जो महिलाओं की हमारे देश में हुआ करती थी उस पर भी काम हुआ है। पहले 1 लाख पर 100 से अधिक महिलाओं की मृत्यु हुआ करती थी, अब वो 100 से नीचे जा चुका है आंकड़ा। इसलिए काम हो रहा है और काम होने की गति बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सारी चीजों की विस्तार के साथ ये सब परिलाभ जनता को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से इस बजट में भी और संभावनाएं जो हैं सुधार की वो जीवंत होती दिखाई देंगी। अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं तो अपेक्षाओं के आसपास हम सबको ये बजट अनुभूति देगा, ये तय है। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल पर पूरी निर्भरता नहीं रहे। पेट्रोल डीजल का विकल्प सीएनजी हो या फिर अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, उन पर डाइवर्ट किया जाए। क्या इस बजट में इस प्रकार का प्रावधान होगा कि पेट्रोल डीजल की जो आत्मनिर्भरता है, जिससे कि डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए या उस खपत को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं इस बजट में? निश्चित रूप से जो ग्रीन एनर्जी के लिए भारत ने कमिटमेंट किया है कि हम 2000 इतने तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से युक्त देश हो जाएंगे, 2047 का उसमें डेट फिक्स है। तो ये बात मानकर चलिए, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या भारत के बाजार में पर्याप्त तेजी से बढ़ी है, और अब तो और तेजी से बढ़ने की संभावना इसलिए है कि स्टार्टअप योजनाओं के साथ साथ बड़ी योजनाओं में कुछ बड़ी कंपनियां जो हैं, ईवी गाड़ी का जो कंपोनेंट है बैटरी और उसकी जो मोटर है उसके उत्पादन का काम अभी तक हम चीन से इंपोर्ट करते थे। भारत में भी कई कंपनियां इसके उत्पादन के काम में जुट चुकी हैं, और आने वाले साल 2 साल में आपको और हमको ध्यान आएगा कि हम अब इनका निर्यात शुरू करेंगे, और उस दृष्टि से दुनिया में ईवी व्हीकल्स के सेक्टर में भारत जो है एक्सपोर्टर के रूप में उपस्थित होगा। राजेश जी, भारत एक्सपोर्टर के रूप में सामने आने वाला है, ये सपने फिलहाल देखे जा रहे हैं। कितना इस बात से इत्तेफाक आप रख रहे हैं? फिलहाल जो स्पीड है, फिलहाल जो काम किए गए हैं, उन काम को देख करके क्या लगता है, क्या बहुत जल्द अपन एक्सपोर्टर की दिशा में कदम रख देंगे, या फिर अभी फिलहाल देश की जनता के लिए ही पर्याप्त प्रोडक्शन होने की आवश्यकता है? आशीष जी, अभी तो देश की जनता के लिए प्रोडक्शन होने की आवश्यकता है। अभी देश को ही बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। एक्सपोर्टर तो आप बाद में बनेंगे, अभी इनमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चर की दिशा में अगर काम किया जा रहा है और आत्मनिर्भर अगर देश बन जाता है, विदेशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है, जैसे चाइना से इंपोर्ट करना पड़ रहा है बहुत सारा माल, अगर ईवी के कंपोनेंट्स वगैरह हैं, बैटरी है, मोटर है, अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो यहां पर जाहिर तौर पर हो सकता है कि वो ईवी का बजट है वो भी नीचे आ सकता है, और देश में रोजगार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जी बिल्कुल, अगर इस दिशा में काम होता है तो अच्छी बात है, करना चाहिए। प्रचार प्रसार के बजाय उस पर काम हो। अभी बहुत सुधार की जरूरत है इस ईवी में। सीएनजी की आप बात कर रहे हो, सीएनजी जब शुरू की थी कितने रुपए लीटर थी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी उस पर नजर पड़ गई, उसके बाद में वो रेट क्या पहुंच गई आप बताइए, 93 रुपए लीटर केजी के रेट्स है उस पर। इस रेट में डीजल पेट्रोल में आप बताइए क्या अंतर रहा, क्या सुधार हुआ उसमें। पहले 60-65 रुपए रेट हुआ करती, मतलब प्रधानमंत्री जी की नजर जिस पे पड़ जाती है उसकी रेट बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने खुद कहा था पहले, आप बताइए रिजल्ट आने से पहले कहा कि शेयर खरीद लीजिए, शेयर कहां से कहां जाएंगे, बहुत लोगों को मरवा दिया गया, बहुत काफी रेट डाउन, शेयर बहुत लोग ऑल टाइम हाई पहुंच रहा है अभी फिलहाल, ऑल टाइम हाई 81,000 का
अंक क्रॉस कर गया, तो उस पर भी मोदी जी की नजर पड़ी। बिल्कुल नजर। आज आप देखिए कि आज आप बढ़ गए, जो रिजल्ट आया उस दिन क्या स्थिति थी, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा शेयर खरीदिए। देखिए शेयर शेयर कभी स्टेबल नहीं रहता, शेयर कभी अप एंड डाउन चलता रहता है, शेयर कभी स्टेबल नहीं रहता। आज अगर आप कांग्रेस की भी सत्ता आ जाएगी तो ऑल टाइम हाई बरकरार रहे, कभी जीवन में नीचे नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जानू जी, मोदी जी की नजर पड़ जाती है। कांग्रेस ने कभी ऐसे नहीं कहा, इस तरह के बयानबाजी कांग्रेस ने कभी कभी नहीं दिए। देखो, मांग और पूर्ति के नियम को कटारा जी को समझना होगा। सीएनजी के व्हीकल्स की संख्या बढ़ी, उसका कंजम्पशन बढ़ा, तो उसकी कीमत बढ़ना मांग और पूर्ति के नियम पर आधारित है निश्चित रूप से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की नजर पड़ी मालदीव के पर्यटन व्यवसाय पर, तो लक्षद्वीप भारत का एक बड़ा पर्यटन हब डेवलप हो रहा है। मोदी जी ने कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा जहां उनकी नजर पड़ती है तो वो डेवलप होता है। आज मालदीव जो आंखें दिखा रहा था, पर्यटन के व्यवसाय में आई कमी के कारण गिड़गिड़ाने भी लगा है, और भारत ने लक्षद्वीप को बड़ा पर्यटन हब के रूप में डेवलप करने का जो निर्णय किया वो डेवलप होता भी दिखाई दे रहा है। देखो, सेक्टर कोई ऐसा नहीं है जिस पर मोदी जी की नजर पड़ी हो और उसका उन्नयन नहीं हुआ हो। निश्चित रूप से इन 10-11 सालों में मोदी जी ने जहां जहां नजर डाली है, रक्षा के क्षेत्र में हम आयात करते थे, अब हम एक्सपोर्टर्स की गिनती में आ गए। ये इस बात का संकेत है कि जहां मोदी जी की नजर पड़ती है वहां उन्नयन होता है। और अब तो जिस तेजी के साथ इन 5 साल में काम होगा, वो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा, और ये बजट उसका प्रारूप डिजाइन करता हुआ प्रकट होगा। अभी 11 बजे पुटअप तो होने दीजिए। ठीक है राजेश जी, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने कह दिया और शेयर लोगों ने खरीद दिए, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी ने कहा होगा तो कांग्रेस के लोगों ने, आपके जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं या आपके फॉलोअर्स हैं, वो मोदी जी को तो फॉलो करते नहीं है। मोदी जी के कहने पे तो शेयर खरीदे नहीं होंगे, और अगर मोदी जी के कहने पर जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी के लोग होंगे, और उन्हें घाटा लगा तो आपको तकलीफ क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस बीजेपी देश की जनता है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को, आम आदमी हो। मोदी जी पे जिन्होंने भरोसा किया 10 साल में, उन लोगों ने शेयर कांग्रेस के लोगों ने तो नहीं किया। आप देखिए, कांग्रेस के लोगों ने तो नहीं किया ना। बात आप ये कह रहे हो कि मोदी जी ने प्रमोशन कर दिया, शेयर खरीद लो, तो आपके कांग्रेस के लोगों ने तो भरोसा नहीं किया ना, या करते हैं? ये तो बताइए, कांग्रेस के लोग करते हैं क्या? मोदी जी की बातों पे भरोसा करते हैं क्या? आशीष जी, कांग्रेस कभी भी इस तरह की बात नहीं करती। कांग्रेस प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा करेगी, मैं जो करती है भरोसा। मैं जो पूछना चाह रहा हूं जनता जो ठगा महसूस कर रही है, और और उसका जो अभी रिजल्ट दिया है जनता ने, वो आपके सामने है। तीसरे कार्यकाल में रिजल्ट दे दिया जनता ने, सत्ता तो हम वापस ये चाहते नहीं। रिजल्ट दिया, सत्ता वापस। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। हम भी मानते हैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी से हम ये अपेक्षा करते हैं। मैं कटारा जी से एक बात पूछना चाहता हूं। कटारा जी, 2013-14 में हमारे शेयर मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट क्या था और 2024-25 में क्या है? अगर हम ऑल टाइम हाई 81,000 पर पहुंचे हैं और 2013-14 में हम कहां खड़े थे? ये इंडेक्स जो है शेयर मार्केट का, ये अप डाउन अलग चीज है, लेकिन उसका ग्रोथ रेट जो है वो अगर आप नोट करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि बहुत बड़ा अंतर इन 10-11 सालों में भारतीय शेयर मार्केट में दर्ज हुआ है। बहुत बड़ी प्रगति भारत ने की है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये घट गया या बढ़ गया, एक दिन डाउन हो गया, 2 दिन ऊपर हो गया का विषय नहीं है। ऑल टाइम अचीवमेंट अगर हम देखेंगे तो ध्यान आएगा कि 2013-14 से 2024-25 में बहुत अंतर है। बिल्कुल। हमने प्रधानमंत्री जी को इसलिए नहीं चुना है कि वो शेयर मार्केट की बात करें। हम प्रधानमंत्री जी चाहते हैं उन लोगों पे नजर जाए, उन लोगों की बात करें जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन पे भी नजर डालें, उनका भी थोड़ा भाव बढ़ाएं। जो बेरोजगार है उन पे भी थोड़ी नजर डालें, सारे विषयों पर नजर डालें, ना कि शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में कितने के लोग काम करते हैं? मेरे हिसाब से 10% लोग काम भी नहीं करते होंगे शेयर मार्केट का। 90% लोग वो प्रधानमंत्री जी की तरफ देखते हैं, देश की सरकार की तरफ देखते हैं कि हमारे लिए कोई छूट मिले, हमारे लिए रोजगार के साधन हो, हमारे लिए शिक्षा के साधन हो, हमारे लिए चिकित्सा के साधन हो। तो प्रधानमंत्री जी को आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आदमी की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि शेयर मार्केट पर इतनी बाई लूटने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जानू जी, अंतिम पंक्ति में, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उस पर भी नजर डालनी चाहिए, आम आदमी पर, बेरोजगार पर, युवा पर, इन पर भी नजर डालनी चाहिए। शेयर मार्केट का प्रमोशन मोदी जी को नहीं करना चाहिए। देखो, मोदी जी जो हैं वो केवल शेयर मार्केट की बात नहीं करते, वो जनता के साथ मन की बात भी करते हैं। और मोदी जी ने जिस प्रकार हमारे देश में जो राष्ट्रीय सम्मान है, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, आप नोट करना किनको आवंटित किए हैं। क्या उन सम्मानों का सम्मान नहीं बढ़ा है? जिस प्रकार के उन्होंने भारत रत्न दिए हैं,
जिस प्रकार उन्होंने वास्तव में जमीन में काम करने वाले, एकदम जमीन पर दिखाई देने वाले, जिन पर किसी की नजर नहीं थी, ऐसे लोगों को निकाल करके पद्मश्री पद्म भूषण नहीं दिए हैं। कांग्रेस ने तो खुद के परिवार में बांटे हैं। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने तो खुद ने ही ले लिए थे अपने लिए। ये कांग्रेस जो है कुछ विषयों पे उस विषय का आंकलन करे बिना ना बोले। वास्तव में मोदी जी ने उस आदमी पर नजर डाली है जिसने जमीन पर उस पुरस्कार के हक के लिए काम किया है, और उस प्रकार के नाम मोदी जी के 2014 से लेकर 2024 तक की जो सूची है, पद्मश्री की, पद्म भूषण की, पद्म विभूषण की, भारत रत्न की, उसका अवलोकन कर लीजिए, और अतीत में कांग्रेस की या यूपीए की सरकार ने जिनको दिया था उनका अवलोकन कर लीजिए। अंतर नजर आएगा कि यहां ये जो दिल्ली का लुटियंस जोन है उसमें रहने वालों को सम्मान नहीं मिले, ठेठ गांव देहात में, पहाड़ में, जंगल में, वन में, समुद्र के किनारे काम करने वालों को पुरस्कार मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। ये इस बात का संकेत है कि हमारी नजर सब तरफ है, आम आदमी की तरफ भी है और उन बड़े लोगों की तरफ भी है। और मोदी जी ने सारे अचीवमेंट्स किए भाई अंतरिक्ष के क्षेत्र में। मैं नहीं कहता कि अकेले मोदी जी ने किया है, स्टार्टअप हुआ होगा, कभी साइकिल पर जाती होंगी हमारी रॉकेट, लेकिन आज दुनिया को हम इसरो और डीआरडीओ के माध्यम से जिस प्रकार का नेतृत्व दे रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि सरकार सब दिशा में तालमेल के साथ काम कर रही है। राजेश जी, देखिए, इंदिरा जी ने जो देश के लिए किया है वो कभी भूला नहीं जा सकता। नेहरू जी ने जो देश के लिए किया है वो कभी भूला नहीं जा सकता। आज देखिए, इंदिरा जी ने देश के नाम कुर्बानी दे दी, आज राजीव गांधी जी ने देश के नाम कुर्बान कर दिया अपने शरीर को ही। आप बताइए उनकी तुलना आप किन से कर रहे हैं? आज देखिए, बांग्लादेश, भारत के, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, बांग्लादेश किया, आज कितना बड़ा अचीवमेंट था आज देश में। आज उस बात को क्या किसी ने दोहरा पाया? आज कोई कर पाएगा कि ना भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं हो पाएगा इस तरह का। आप देख लीजिए इंदिरा जी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए, आप बताइए। नेहरू जी ने क्या नहीं किया, राजीव गांधी जी ने क्या नहीं किया। 2-2 आज देश के नाम शहीद हो गए ये लोग, तो उनको अगर सम्मान मिला है तो क्या गलत सम्मान मिला है? कांग्रेस सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास। अब आप देखिए, अभी भी कांवड़ यात्रा पे जिस तरह से ये लगा है कि सारे ढकेल वाले या सारे व्यापारी अपने नाम लगाएंगे, अपनी जाति का नाम लिखेंगे, जातिवादी की बात करते हैं। बताओ ये कहाँ का उचित है? अब सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया है, उस पर कहा है कि नहीं, किसी को कुछ लगाने की जरूरत नहीं। क्या इसमें कहाँ विकास दिख रहा है आपको? बताइए प्रधानमंत्री जी का, कि किसी ठेले के ऊपर आप अपना जाति का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए। ठीक है, जवाब लेंगे, जानू जी से जवाब लेंगे, लेकिन रोकूंगा। कह रहे थे कि विकास कहां दिखता है, तख्तियां लगाने की बात कर रहे थे। जानू जी से जवाब ले लेते हैं। जानू जी, जिस प्रकार से जो आरोप लगाया गया, हालांकि अब तो रोक लगा दी है, कोर्ट ने रोक लगा दी है कि इस प्रकार की कोई सख्ती नहीं की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी है या मांसाहारी है ये आपको डिस्प्ले करना होगा कि आपका रेस्टोरेंट है वो किस कैटेगरी का है, बाकी किसका है, कौन जाति धर्म है, ये लिखने का, लगाने का वहां पर कोई भी प्रतिबंध या उनको किसी प्रकार से कोई बाध्य नहीं कर सकता है। देखो, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी फुर्सत है, वो दही हांडी की ऊंचाई तय कर सकता है, और वो सरकार द्वारा किसी के उसको बचाने के लिए दिए गए आदेश की फल बेचने वाला कौन है, होटल चलाने वाला कौन है, नाम लिखना है केवल उसको, मालिक का, संचालक का, उसमें फैसला देने की फुर्सत है। अरे भाई, दुनिया में हज यात्रा पर जाने वाले, उस मक्का मदीना में घुसने वाले को बताना पड़ता है वो किस जाति धर्म का है, और हम अगर यहां उसको अपने प्रतिष्ठान पर नाम लिखने का फैसला भी करते हैं तो निश्चित रूप से सेकुलरिज्म का जो तड़का है वो इस देश में इस प्रकार के विवादों को भड़का रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो भी फैसला दिया है, सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन योगी जी के उस फैसले पर टिप्पणी क्या की है? कुल मिलाकर नाम लिखना, अगर ओनर का नाम लिखने से किसी का वो भंग नहीं होता है और वो सावधान रहता है, वो अपने उस प्रकार की शुद्धता को मेंटेन करता है कांवड़ यात्री, तो उसमें किसी को परेशानी क्या है? और नाम लिखने से प्रतिष्ठान का कहां आपत्ति आनी चाहिए और कहां सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के विवादों को, इस प्रकार के विषयों को बढ़ा करके कांग्रेस जिस वोट बैंक को साधना चाहती है, योगी जी ने जो फैसला दिया उस पर सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन आपकी परिवेदना पर उन्होंने फैसला दिया, सम्मान की बात है। लेकिन यह व्यवस्था की भी बात है। अगर पुलिस जाकर पूछेगी आपका क्या नाम है और लिखा क्यों नहीं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा आम आदमी? कुल मिलाकर के जिस प्रकार का सब स्टैंडर्ड एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट का पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, वो बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। मैं एक बात के साथ मेरी बात को और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इस सारे विषय में जिस प्रकार का चल रहा था, इंदिरा जी का बलिदान हुआ तो ब्लू स्टार ऑपरेशन की क्रिया थी या प्रतिक्रिया थी, या
वो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर पर किया गया उसका गुस्सा था। राजीव गांधी के साथ जो हुआ दुखद था, लेकिन वो श्रीलंका में शांति सेना भेजने के एलटीटी की प्रतिक्रिया थी या क्रिया थी? आपने देश के नाम बलिदान नहीं दिया, आपके फैसलों की प्रतिक्रिया में आपको बलिदान होना पड़ा। इस बात को और इस सच्चाई को देश से छुपाया नहीं जा सकता। और इसीलिए आपने भारत रत्न, हमें इंदिरा जी को, राजीव जी को, नेहरू जी को मिला, आपत्ति नहीं है, लेकिन सरदार पटेल को नहीं मिला, हमने देना पड़ा। अंबेडकर जी को नहीं मिला, हमने देना पड़ा। चरण सिंह जी को नहीं मिला, हमने देना पड़ा। जिन लोगों को आपने नजरअंदाज किया एक परिवार की स्तुति में, उन सबको स्थापित करने का काम हमने करना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी की नजर हर उस जगह जाएगी जहां कांग्रेस ने कमजोरी छोड़ रखी है, और उसी का कारण है कि कांग्रेस इस 15 साल के संघर्ष में 99 तक ही पहुंची है। सत्ता तक पहुंचना अभी दिल्ली बहुत दूर है। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। इस वक्त की बड़ी खबर, शेयर बाजार खुला था बढ़त के साथ, लेकिन 100 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। बजट से पहले बाजार में निराशा देखने को मिल रही है। ये कहीं न कहीं बैड एक इशारा इसे कहा जा सकता है। बजट से पहले शेयर मार्केट डाउन आ रहा है, इसका मतलब बजट को लेकर के निराशा का माहौल देखने को मिल रहा है। राजेश कुमार जी क्या कहेंगे? 100 अंकों के साथ गिरावट पर कारोबार कर रहा है शेयर बाजार। बजट को लेकर जो उत्सुकता बाजार में होनी चाहिए, जो तेजी जिस प्रकार की देखी जानी चाहिए, फिलहाल गिरावट देखी जा रही है। अभी फिलहाल 11 बजे बजट पेश होगा। राजेश जी। आशीष जी, एक बार फिर निराशा देश को हाथ लगने वाली है। ये बजट यही संकेत दे रहा है। बजट में जो कुछ हो अभी हम एक अनुमान लगा सकते हैं, परंतु हम फिर भी चाहते हैं कि बजट अच्छा हो और जनता को लाभ पहुंचे। शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है, एक अलग तरह का व्यापारियों का रुख है, परंतु शेयर मार्केट के रुख को देखते हुए यह लग रहा है कि वापस निराशा एक बार फिर हाथ लगेगी देश को। जानू जी। देखो, शेयर मार्केट जब तेजी के साथ खुला और अब डाउन जा रहा है, तो ये प्रॉफिट गेन करने वाले ट्रेडर्स जो हैं उनका खेल होता है। वहां पर सारा खेल जो है वो ट्रेडिंग का है। अगर बेचने वाले ज्यादा हैं तो डाउन जाएगा, खरीदने वाले ज्यादा। जानू जी, मैं रोकना चाहूंगा, सीधा लिए चल रहे हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर विधायक सुभाष गर्ग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शास्त्री को मैं कह सकता हूं कि जो पशुपालन जो और डेयरी की इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर क्या फोकस होगा, और दूसरा जो महंगाई है उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वित्त मंत्री क्या लेके आती है, इसको इंतजार है। चौथा, मध्यम वर्ग एक आशा कर रहा है कि आयकर की जो सीमा है उसको, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आयकर की सीमा को नहीं बढ़ाया गया, और चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का व्यापारी है, व्यवसायी है, या छोटा उद्योगपति है, वो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया, इसमें आयकर की सीमा को भी, छूट की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी बार ये सरकार बनी है एनडीए की सरकार, और उम्मीद है कि जो परिस्थितियों से सबक लेते हुए कोई अच्छा एक पीपल वेलफेयर बजट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। एक पीपल वेलफेयर के कंसेप्ट को लेकर के शायद वित्त मंत्री एक अच्छा बजट देंगे, अच्छी सौगात देंगे। थे जिन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार बजट में छूट दी जानी चाहिए। हर एक व्यक्ति की अगर देखी जाए निगाहें टिकी हुई है, टैक्स स्लैब में छूट दी जाए, आयकर में राहत दी जाए। कृष्ण कुमार जानू जी, जिस प्रकार से अभी आपने सुना, विधायक भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, विपक्ष के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस बार तो उम्मीद है। हर बार बजट में निराशा देखने को मिलती है, टैक्स स्लैब में कोई विशेष छूट देखने को नहीं मिलती है। क्या इस बार ये लगातार जो जनता उम्मीद करके बैठी हुई है, वो जनता की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरने वाला है? आशीष जी, कुछ दिन पहले राजस्थान का बजट आया और उसकी बजट बहस विधानसभा में भी चल रही है। किसी प्रकार का कोई निराशाजनक बजट राजस्थान का नहीं रहा, किसी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, और राजस्थान के बजट को विपक्ष ने, इन होल पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है। वैसे ही देश का बजट जो है वो देश को आगे लेकर जाने वाला होगा, और उस प्रकार के उपबंध और प्रावधान जब बजट जो है सदन पटल पर आएगा और चर्चा होगी तो आप और हम अनुभव करेंगे। अभी तो केवल अनुमान और अपेक्षाओं का खेल चल रहा है, जो बजट के पटाक्षेप पर चलता रहेगा।